सरकारी बैंक्स में कोई भी काम टाइम पे नहीं होता, ये बात फाइनली सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल गई है। अब देखिए ना, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि सारे डोनर्स की लिस्ट को 6 मार्च तक पब्लिक करो। बट एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से वही कहा जो बैंक रेगुलर कस्टमर से कहती है, इट्स लंच टाइम, बाद में आइए। वैसे टाइम की बात हो रही है तो लालू यादव को समझ लेना चाहिए कि उनका टाइम जा चुका है। लास्ट वीक उन्होंने वही किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए। भाई वो टाइम गया जब लालू जी के कॉमेडी टाइप भाषण सुन के लोग खुश हो जाते थे। आजकल ऐसे भाषण बैकफायर कर जाते हैं। अब लास्ट वीक ही देख लीजिए, लालू जी ने मोदी जी पे हमला करते हुए कह दिया कि मोदी जी को परिवारवाद से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि उनका खुद का कोई परिवार नहीं। बस फिर वही हुआ जो 2019 में चौकीदार चोर है वाले नारे के साथ हुआ। चोर से याद आया, आप एग्जाम्स में चोरी का एक वीडियो देखिए। ये देख के आपको लग रहा होगा कि ये बिहार का वीडियो है, बट अफसोस गलत जवाब। ये बिहार नहीं, ये हरियाणा है। हालांकि मॉडस ऑपरेंडी वही है। बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट पेपर लीक और चीटिंग रोकने के लिए नए नए लॉज बना रही है और स्टूडेंट्स चीटिंग के नए नए तरीके बना रहे हैं। तू डाल डाल, मैं बात बात। वैसे बात एग्जाम्स की हुई है तो एक मजेदार खबर इस वीक मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी आई है। यस, वहां के रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी ने एग्जाम्स का डेट शीट और एडमिट कार्ड तो रिलीज किया, पर एग्जाम्स कंडक्ट करना ही भूल गए। लगता है यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स ने गजनी देख लिया था। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स को और ज्यादा तैयारी करने का टाइम मिल गया। ऑल द बेस्ट। वैसे टाइम से याद आया, लोकसभा इलेक्शंस में अब बहुत कम टाइम बचा है, तो कैसी चल रही है पॉलिटिकल पार्टीज की लोकसभा चुनाव की तैयारी? क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड के डिटेल देने के लिए एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा? और कैसे मोदी के परिवार की बात करके लालू जी ने बीजेपी को एक पॉलिटिकल स्लोगन गिफ्ट में दे दिया? वी टॉक अबाउट ऑल दैट इन टुडेज एपिसोड ऑफ द सैटरडे शो। सबसे पहले बात इलेक्टोरल बॉन्ड की कर लेते हैं, जिसे मोदी सरकार पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने और ब्लैक मनी के फ्लो को रोकने के लिए लाई थी। बट इस स्कीम की ट्रांसपेरेंसी को समझने में लोग को उतना ही कंफ्यूजन हुआ जितने प्राइवेट जॉब वालों को सीटीसी में से एक्चुअल टेक होम सैलरी निकालने में होती। मतलब किस इंसान ने किस पार्टी के लिए कितने का बॉन्ड लिया, ना पार्टी को पता है ना बैंक को, और फिर भी ये स्कीम ट्रांसपेरेंट है। यही हाल सुप्रीम कोर्ट का भी हो गया, जिसने लास्ट मंथ इस स्कीम को ट्रांसपेरेंसी की जगह ओपेक बताते हुए स्ट्राइक डाउन कर दिया। कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि 2019 से लेकर जितने भी बॉन्ड्स इश्यू हुए हैं उसके डिटेल्स 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को सबमिट करे, ताकि इसके सारी डिटेल्स ईसी के वेबसाइट पे पब्लिश हो जाए। पर एसबीआई में आई एम श्योर आप लोग जा चुके होंगे, वहां कोई भी काम टाइम पे आज तक हुआ है जो अब होगा। कोर्ट ने एसबीआई को 3 वीक यानी 6 मार्च तक का टाइम दिया था, पर डेडलाइन खत्म होने के 2 दिन पहले एसबीआई कोर्ट में जाके बोलती है कि हमें डिटेल्स निकालने के लिए जून 30 तक का टाइम चाहिए। इसका मतलब समझे दया? मतलब तब तक लोकसभा इलेक्शंस भी खत्म हो जाएंगे और नई गवर्नमेंट भी बन जाएगी, और इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड में हुए गड़बड़ी का डिटेल्स लोगों को पता ही नहीं चलेगा। वेल प्लेड। बट अभी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट एसबीआई की रिक्वेस्ट को मानती है या नहीं। सो ऑल आइज आर नाउ ऑन द सुप्रीम कोर्ट। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक एक और बड़ा फैसला किया। कोर्ट ने कह दिया कि अब अगर एमपीज या एमएलएस पैसे लेकर हाउस में वोट या स्पीच देंगे तो उन पर कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। वैसे इस वर्डिक्ट से सबसे ज्यादा डर फिलहाल महुआ मोइत्रा को लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये साबित हो गया कि उन्होंने अडानी के अगेंस्ट पार्लियामेंट में स्पीच देने के लिए हीरा नंदानी से गिफ्ट लिए थे, तो फिर महुआ जी के साथ वही होगा जो उनके पार्टी के नेता शेख शाहजहां के साथ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया और कहा कि इट्स अ ग्रेट जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट व्हिच विल एंश्योर क्लीन पॉलिटिक्स एंड डीपन पीपल्स फेथ इन द सिस्टम। वाह मोदी जी वाह, काश इलेक्टोरल बॉन्ड वाले वर्डिक्ट के बारे में भी आप ऐसा ही बोलते। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ओए, ये वीडियो बार बार यूज मत किया करो, आईटी सेल वाले पीछे पड़ जाएंगे। वैसे इस वीक मोदी जी कश्मीर की वादियों में भी गए। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां। मोदी जी का कश्मीर विजिट काफी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि ये उनका आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहला विजिट टू कश्मीर था। और श्रीनगर में मोदी जी का काफी भव्य स्वागत हुआ और कई लोग बीजेपी का फ्लैग लिए रैली में दिखे। पर मोदी जी कश्मीर जाए और पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शुरू हो गए कि ये तो जबरदस्ती की बुलाई गई भीड़ है। मुफ्ती ने तो एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें कुछ लोग को एलिजेडली बस में बैठा के रैली में ले जाया जा रहा था। चलिए माना कि लोगों को बस में बैठा के मोदी के रैली में ले जाया गया था। वैसे तो ये हर जगह की रैली में होता है, भीड़ बुलाई ही जाती है,
पर फिर भी कश्मीर की ये तस्वीर उन पुरानी तस्वीरों से काफी अच्छी है जिसमें इसी श्रीनगर के लाल चौक पे लोग आर्मी बसेस पे नीरज चोपड़ा स्टाइल में पत्थर फेंकते हुए दिखते थे और पाकिस्तान का झंडा लहराते थे। इसलिए महबूबा जी और उमर जी, आप लोग कम से कम ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि अगर कश्मीर की बात हो तो जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? वैसे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को एक साथ मोदी को क्रिटिसाइज करने से बेटर एक साथ चुनाव लड़ने के बारे में सोचना चाहिए। अब बताइए ना, इंडिया अलायंस की हालत वैसे ही खराब है, ऊपर से उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि वो कश्मीर के सारे सीट्स पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। बेचारी महबूबा मुफ्ती, आप लोग मोदी को छोड़िए, अपने आप को संभालिए। वैसे कश्मीर में मोदी जी ने टूरिज्म प्रमोट करने के लिए वेड इन इंडिया का स्लोगन दिया। अब मेरा मिशन है वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। कश्मीर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट दिक्कत यह है कि अकॉर्डिंग टू मेनी एक्सपर्ट्स अभी भी वहां टेररिज्म पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। पता चला लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने कश्मीर चले गए और दुल्हा दुल्हन को आतंकवादी उठा के ले गए। मूविंग ऑन, अब बात बिहार के महान नेता लालू यादव की। वैसे तो उन्होंने कोई भी महान काम आज तक नहीं किया है, बट खैर बात उनके लास्ट वीक के स्पीच की करेंगे जिसमें उन्होंने मोदी जी पे पर्सनल अटैक किया और बीजेपी ने उसको अपने फायदे के लिए यूज कर लिया। पहले आप ये स्पीच सुनिए। मोदी कोई चीज है? आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? बस लालू जी ने इधर पूछ दिया कि मोदी का परिवार कहाँ है और उधर बीजेपी के सारे लीडर शुरू हो गए ये बताने के लिए कि वो ही मोदी का परिवार है। ये सारे बीजेपी लीडर्स ने अपने सोशल मीडिया बायो में मोदी का परिवार ऐड कर दिया और मोदी का परिवार बीजेपी के लिए एक इलेक्शन स्लोगन बन गया। इसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। अब आप याद कीजिए 2019 में मोदी जी ने खुद को देश का चौकीदार बता दिया था, तो राहुल गांधी ने स्लोगन दे दिया चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है और चौकीदार चोर है रियलिटी। जिस पर बीजेपी के सपोर्टर्स ने मैं भी चौकीदार का नारा दे दिया और वो कांग्रेस पे भारी पड़ गया। ये ऑपोजिशन वाले बिना अपने गलतियों से सीखते नहीं हैं। वैसे लालू जी से ज्यादा समझदारी की बातें आजकल तेजस्वी यादव करने लगे हैं, इसीलिए उनके स्पीचेस आजकल ज्यादा वायरल होते हैं। अब लास्ट वीक ही नीतीश चाचा पे क्या पंच मारा है उन्होंने। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा मैं चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया। मूविंग ऑन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस वीक फिर से अरविंद केजरीवाल को लीकर पॉलिसी केस में समन किया है। आप यही सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, केजरीवाल फिर समन को स्किप कर देंगे, पर कहानी में एक ट्विस्ट है। दिल्ली के कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के कंप्लेंट पे कोर्ट में 16 मार्च को हाजिर होने के लिए कहा है। सो ब्रेस योरसेल्फ फॉर मोर एक्शन नेक्स्ट वीक। क्या केजरीवाल जाएंगे जेल। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना हेडक्वार्टर खाली करने को कहा है क्योंकि वो दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पे है। चलिए हटवाइए इसको, हटवाइए। वैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने लास्ट वीक बजट पेश किया और 18 साल से ऊपर हर औरत को 1000 रुपए पर मंथ देने का फैसला किया, जिसे सुनकर दिल्ली के हर लड़के यही सोच रहे हैं कि अगले जन्म मोए बिटिया ही कीजो। यार हर गवर्नमेंट वुमेन के ही बारे में सोचती है, लड़कों के कोई वैल्यू ही नहीं। खैर नॉर्थ से चलते हैं साउथ, जहां डीएमके के लीडर्स कुछ ज्यादा ही बकवास करने लगे। कोई सनातन धर्म को मलेरिया और कोरोना वायरस कह रहा है तो कोई एचआईवी और लिप्रोसी। वैसे तो साउथ इंडिया में लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है, पर इनके भाषण से साबित होता है कि लिटरेसी और विजडम दोनों अलग अलग चीजें हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके के उदयनिधि को बोला बकवास बंद कर। उदयनिधि ने लास्ट ईयर सनातन धर्म को मलेरिया से कंपेयर करते हुए कहा था कि इसे इरेडिकेट कर देना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि को कहा कि आप मंत्री हैं, कोई सड़क छाप आदमी नहीं, इसलिए थोड़ी तो मर्यादा रखिए। मर्यादा से याद आया, झारखंड में लास्ट वीक ऐसी मर्यादाहीन घटना हुई जिससे लोग शॉक हो गए। झारखंड के दुमका में एक स्पेनिश वुमेन का गैंगरेप हुआ। पुलिस ने अक्यूज को अरेस्ट कर लिया, पर वहां के डिप्टी कमिश्नर विक्टिम को कॉम्पनसेशन देने का वीडियो बनाते हुए नजर आए। मतलब सेंसिटिविटी नाम की चीज शायद बची ही नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। लास्ट वीक बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन के लिए फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिलीज किया और उसमें एक नाम था भोजपुरी स्टार सिंगर पवन सिंह। लॉलीपॉप लागे।
पवन सिंह को बंगाल के आसनसोल से टिकट मिला था और पवन के फैंस काफी खुश थे, पर यह खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि टीएमसी के लोग पवन सिंह के बंगाल की लड़कियों पर गाए अश्लील गाने वायरल करने लगे और पवन को रियलाइज हो गया कि उनसे भारी मिस्टेक हो गया और उन्होंने अपना नाम इलेक्शन से विड्रॉ कर लिया। वैसे बीजेपी क्या सोचकर इन लोगों को टिकट देती है? रवि किशन और मनोज तिवारी अपने पुराने गानों के लिए आज भी ट्रोल होते हैं, इसलिए थोड़ा तो सोच समझ के टिकट दिया कीजिए। वैसे इस बार बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा का टिकट भी काट दिया और उसके लिए उन्होंने मीडिया को ब्लेम कर दिया कि मीडिया उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करती है। वाह, मीडिया को लोग मंदिर का घंटा समझ लेते हैं, जब देखो आके बजा दिया। अरे भाई, हेट स्पीच आप दो, गोडसे को महान आप बताओ और तोड़ मरोड़ के हम दिखा रहे हैं। डोंट एंग्री मी। जाते जाते थोड़ा राहुल गांधी हो जाए। राहुल जी की भारत न्याय यात्रा एक मीम फेस्ट बन चुकी है। हर रोज उनके यात्रा से कुछ ऐसा निकल के आता है कि सब लोग कहते हैं मजा आया। कभी वो लोगों को ऐश्वर्या राय दिखाने लगते हैं, कभी वो जीएसटी का अलग अलग रेट बताने लगते हैं, और अब ये देखिए कितने साल मनरेगा का पैसा माफ किया? कितने साल जोर से कितने साल मनरेगा का कर्जा माफ किया? बताइए, मनरेगा का पैसा क्यों माफ करना है? लोन माफ किया जाता है। अब ये देखिए, उनके फेस पे ही मनरेगा का लोग पोल खोल दे रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, आपने कभी मनरेगा की लिस्ट देखी है? देखी है। उसमें आपको पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे? बहुत कम है। भरी हुई है। आप ये जो सड़क बनाते हैं, हिंदुस्तान को जो लोग बनाते हैं, इन लोगों की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो, तो उसमें आपको पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कम है। अरे हुए। बट इन सब से ऊपर राहुल गांधी ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज्ञान दिया है वो सुनना चाहिए। Whatever AI you're generating, producing, sits on top of other networks. So AI is applied on top of a network. AI can be applied on top of a production network. You can apply AI in a factory. You can apply AI on a consumption network. So, people are consuming something, you're distributing something, you can apply AI on that. So, AI sits on top of a network. बस कीजिए। हाल ये हो गया है कि जिस गुजरात मॉडल को राहुल गांधी कभी क्रिटिसाइज करते थे, आज उन्हीं के पार्टी के सीएम उस मॉडल को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। जो मोदी जी का मॉडल है, एक्चुअली उसको गुजरात के लोग मानते नहीं। तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। चलिए, जाने का टाइम हो गया है, पर जाने से पहले आपको उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट का एक वीडियो दिखाते हैं। ये है यूपी का कैपिटल लखनऊ का एक रोड जो ज्यादा बारिश होने के कारण ऐसा दिख रहा है। इसे कहते हैं बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.